हेलो प्रिय स्टूडेंट, इससे पहले जो आप लोग को पॉइंट पढ़ाए थे न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का पांचवा पॉइंट है प्रशासकीय व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय जो बोलते थे प्रशासकीय व्यवस्था का स्वरूप का भी उल्लेख किया है, ठीक है। और बोलते थे 1833 में लोक सदन की परवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय प्रशासकीय व्यवस्था में कुछ जो सुधार थे सुधारों की सिफारिश भी की थी। बोलते हैं जो राजा राम मोहन राय थे 1833 में लोक सदन की परवर समिति के समक्ष शास्त्र प्रस्तुत किए, कुछ प्रूफ प्रस्तुत किए। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने प्रशासकीय व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार की सिफारिश की, ठीक है। जो उसमें गलतियां थी उस गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। उस गलती को बोले कि नहीं, जो इस गलती को सुधारा जा सिफारिश की थी, ठीक है। ये सिफारिश थी कि देसी लोक सेना की स्थापना हो, देशवासियों को अधिक नौकरियां हो, ठीक है, देशवासियों को अधिक नौकरियां हो, ऊंचे पद देना, रैयतों की दिशा में सुधार करना और उसके रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और अस्थायी भूमि प्रबंध कराना। राजा राम मोहन राय बोलते थे कि जो भी इनकी प्रशासकीय व्यवस्था का स्वरूप था, तो प्रशासकीय स्वरूप व्यवस्था का जो प्रशासकीय स्वरूप था उस व्यवस्था का स्वरूप यह था कि पहले सबसे महत्वपूर्ण बात रखें कि नहीं, जो लोक सेना है वो भारतीयों देसी लोक सेना की स्थापना यानी भारत के लोगों की सेना में स्थापना की जाए। उसके बाद देशवासियों को अधिक नौकरियां, जो भारत के नागरिक है उसे अधिक नौकरियां दिया जाए, ऊंचे पदों पर बैठाया जाए, ऊंचे पद पर आसीन किया जाए, ठीक है। और रैयत की दिशा में सुधार तथा उसकी रक्षा के लिए कानून का निर्माण और अस्थायी भूमि प्रबंध कराना। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि हमारा समाज है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा बाहर से लोगों को बुलाया जाता है और उनको उस कार्य के लिए रखा जाता है, उस कार्य वो करते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय का कहने का तात्पर्य यह था कि जो हमारे भारत में सबसे पहले देसी लोक सेना की स्थापना, जो भारत के नागरिक है उसे सेना में भर्ती कराया जाए, ठीक है। जो समाज है वो जो बाहर लोग को आप भर्ती कर रहे हैं वहाँ पे सेना में, उसे बाहर समाज का नहीं भर्ती करना, अपने ही समाज का भर्ती करना है सैनिक में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है देशवासी को अधिक नौकरियां, और दूसरा पॉइंट है कि जो नौकरियां विदेशों को मिल रही थी, विदेशी लोगों को मिल रही थी, उसमें अधिक से अधिक लोग भारत को ही नौकरियां मिले, ठीक है। अब समाज में ज़्यादा नौकरी समाज के लोगों को ही मिले, ना कि बाहर के लोगों और बाहरी लोगों को ही नौकरी मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचे पद देना। और राजा राम मोहन राय का कहना था कि नहीं, भारतीयों को ऊंचे पदों पर बैठाया जाए ताकि वे अपने कार्य अच्छे से कर सके। ब्रिटिश को ज़्यादा गिराने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। इसलिए राजा राम मोहन राय ने यहाँ से ब्रिटिश को दखल करने के लिए ऐसे ऐसे बातों का उल्लेख किया, ठीक है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार, और बोलते हैं डॉक्टर वर्मा के अनुसार, वे भारतीय सभ्यता के रैयतवाड़ी, कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्य रखने के पक्ष में थे। जो डॉक्टर वर्मा थे वो बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता की रैयत बड़ी कृषि प्रधान और देहाती के आधार पर अक्षुण्य रखने के पक्ष में थे। यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों को योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना पड़ेगा। कहने का मतलब था अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो भारतीयों को यानी भारत के लोगों को सरकार के प्रति आस्थावान हो, यानी सरकार के प्रति वो आस्थावान हो, तो भारतीयों की योग्यता, जो भारतीय में जिसकी योग्यता जिस आधार पे को 10वां पास किया, को 12वां पास किया, को बीए किया, को एमए किया है, तो उसके आधार पर उसके शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना पड़ेगा। और बोल रहे थे कि उनके शिक्षा के आधार पर आप उसको देखिए, उसके कौशल्य को जांचिए, उसके बाद उसके अनुसार उनकी नियुक्ति कीजिए उस पदों पर जो उस लायक है। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। और बोले कि राजा राम मोहन राय कि देशवासियों जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान जो नहीं मिलता था, इन्हीं बात का उल्लेख किया। बोले कि नहीं, जो कोई बीए पास है तो उसको ये सम्मान दिया जाएगा, कोई 12th पास है ये सम्मान दिया जाएगा, कोई 10वां पास है तो ये दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने बोले कि नहीं, जो जिस लायक है, जिसके अंदर योग्यता है, जो शिक्षित है,
उनको उस आधार पे राष्ट्रीय सम्मान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यूरोपियन लोगों का आवास, ठीक है, बोला गया है जो भारत है उसमें यूरोपियन लोगों की आवास है, ठीक है, यूरोप बाहर के लोगों का यहाँ पे घर है, ठीक है। 1832 में, कब? 1832 में ब्रिटेन कॉमन सभा की प्रवर समिति ने राजा राम मोहन राय से भारत में यूरोपियन लोगों के रहने के संबंध में सलाह मांगी। देखिए बोला गया 1832 ईस्वी में ब्रिटेन कॉमन सभा, ठीक है, कॉमन सभा यानी लोक सदन, क्या? तो लोक सदन प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, लोक सदन, कॉमन सभा को लोक सदन कहते हैं, उसके समक्ष प्रस्तुत उसके सभा की प्रवर समिति ने राजा राम मोहन राय ने भारत में यूरोपियन लोगों के रहने के संबंध में सलाह मांगी और प्रवर समिति के समक्ष उन्हें राजा राम मोहन राय ने भारत में यूरोपियन बाहर के लोगों को रहने के संबंध में सलाह मांगी। राजा राम मोहन राय का विचार था कि यदि कुछ यूरोपियन अस्थायी रूप से भारत में रहकर कृषि कार्य करें तो इससे भारत की काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि यूरोपियन लोग अपने पूंजी लगाकर वैज्ञानिक ढंग से व्यापार करेंगे। कहने राजा राम मोहन राय का कहने का मतलब था जो बाहर के लोग हैं वो भारत में रहकर अगर व्यापारी कार्य करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, इससे भारत में काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि यूरोपियन लोग पास अपनी पूंजी लगाकर वैज्ञानिक ढंग से व्यापार करेंगे, उन्हें नया नया तकनीक मालूम है, तब जाके विकास कर पाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात का किया कि नहीं, जो भारत के बाहर के लोग हैं उनको भी भारत में रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पे ये रखें। उसके बाद इन्होंने यह भी बोला कि तो इससे भारत में काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि यूरोपियन लोग अपने पूंजी वैज्ञानिक ढंग से व्यापार करेंगे, जिससे देश के कृषि कार्य, खनिज व्यापार, शिल्पकार आदि की उन्नति होगी। क्या? कृषि कार्य, खनिज व्यापार, शिल्पकला आदि की उन्नति होगी, इसमें काफ़ी लाभ होगा। लाभ होने के बाद वहाँ के लोगों को, वहाँ भारत में लोगों को विकास किया जाएगा, ठीक है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में बसने वाले यूरोपियन लोगों को भारत में विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, एक और उन्होंने बोले कि नहीं, जो बाहर के लोगों हैं उसे भारत में रह दिया जाना चाहिए, लेकिन एक और उन्होंने क्या बोले कि विशेष सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। जो सुविधा भारत के नागरिक को मिल रहा है वो सुविधा भारत के नागरिक के अलावा किसी और दूसरे लोगों जो बाहर से रह रहे उस सुविधा उसको नहीं दिया जाना चाहिए। उस सुविधा से उसको बेदखल कर देना चाहिए, यानी अलग कर देना चाहिए। जो भारत की सुविधा मिल रही है वो रह कर कृषि कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से व्यापार करेंगे, अपनी पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। आप भारत को बढ़ाना चाहते बढ़ाइए, लेकिन आपको जो सुविधा भारत के लोगों को मिल रहा है वो सुविधा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानवता और विश्व बंधुता। मानवता और विश्व बंधुता। राजा राम मोहन राय थे, वो महान मानवतावादी थे। वे विश्व के नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुता के धारक के समर्थक थे। वो विश्व के नागरिकता का प्रतिपादक और विश्व बंधुता के धारक के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे। वो किसी भी प्रकार से बंधे हुए नहीं थे और स्वतंत्र थे, क्योंकि अपनी स्वतंत्र होने के बाद ही अपनी वाणी को रख सकते हैं, चाहे जहां भी हो, जिस स्थान पे हो। अगर हम स्वतंत्र तो अपनी बातों को हम खुलकर रख सकते हैं, अपने विचार को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए वो स्वतंत्र हो चुके थे और उन्हें सार्वभौमिकता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। वे क्या मानते थे? समस्त मानव जाति को एक परिवार मानते थे। क्या? समस्त मानव जाति को एक परिवार मानते थे तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। और जो विभिन्न राष्ट्र थे उनको जातियां थी उसकी शाखाएं मानते थे, ठीक है, उसकी शाखाएं मानते थे। बैंथम, देखिए उसकी शाखाएं मानने के साथ ही यहाँ पे बैंथम राजा राम मोहन राय की सार्वभौमिकतावाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करता था। और जो बैंथम थे बोलते नहीं, राजा राम मोहन राय की सार्वभौमिकवाद और मानवतावाद, ठीक है, जो सार्वभौमवाद था और मानवतावाद की प्रशंसा किया करता था। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसी विश्व संगठन की कल्पना की थी। क्या? एक ऐसी विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसे दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों के पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके।
क्या दो राष्ट्रों के बीच ऐसा मतभेद होता था, उसको उसको निपटने के लिए पंच फैसले द्वारा निपटने के लिए भेजा। जैसे हमारे घर में झगड़ा होता है तो गांव में एक पंचायत होता है ना, पंचायत होता है तो हम लोग दोनों वहाँ जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों जाता है, यानी जो लड़ाई किया सो और जो नहीं लड़ाई किया वो दोनों जाता है, बुलाया जाता है, तो अपने बात को वहाँ रखते थे। वही यहाँ बात को पंच फैसले के द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके, और फिर पंच के द्वारा हमारे फैसले को निपटाया जाता है कि नहीं, इसे जो भी हो आर्थिक शारीरिक दंड जो भी जो गलती किया उसको दिया जाता है, उसके द्वारा उस मूवमेंट को शांत किया जाता है। ठीक है, वास्तव में राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रवाद के बहुत ऊंचे स्तर का था, और बोला जाए राजा राम मोहन राय के जो अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर जो प्रार्थना करते थे, वे ईश्वर से जो प्रार्थना कर राजा राम मोहन राय थे, वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उनमें भी उसको अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था। जब वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था। परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे, और बोलते थे राजा राम मोहन राय, परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों की घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शक्ति का प्रेरक बने। बोलते हैं कि देखिए, मानव जाति में भी बहुत प्रकार की बुराइयां हैं, एक दूसरे जाति को देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत में हिंदू और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में कितने, भारत में कितना झगड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार हमारे समाज में भी कई जाति के लोग एक एक भाग में बटे हुए हैं, उसी भाग में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती कि नहीं। ये नीच जाति का इसको हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, नहीं, वो उच्च जाति की इससे इसको नहीं बैठने देना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। इसी को राजा राम मोहन राय ने मनुष्य के बीच भेद था, घृणा व्यवहार था, उसको नष्ट करना होगा, नष्ट करने वाला, ठीक है, जो घृणा व्यवहार है नष्ट करने वाला हो, ठीक है, जो उनकी व्यवहार, जो घृणा व्यवहार, जो क्रूरता, जो असमानताएं प्राप्त हो, उसको नष्ट किया जाना चाहिए, और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। और बोलते हैं कि जो मानव जाति है वो एकता और शांति का प्रेरक है, वो शांत रहता है और शांति का प्रेरक, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है जब तक उसको उस्काया नहीं जाता। इसलिए इन्होंने मानव जाति को काफ़ी हद तक, उन्हें मानवतावाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इस तरह आपका ये राजनीतिक विचार समाप्त हो गया। जो नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट पढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार का वर्णन विस्तार पूर्वक करेंगे। जो अभी जिस तरह विस्तार पूर्वक वर्णन किए उसी तरह विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे प्रिय स्टूडेंट। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और बार बार आपको बोल रहे कि सारा पॉइंट हम 3 से 4 पार्ट में करके पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कोई भी एग्जाम हो, आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आपका ये राजनीतिक विचार समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा वो राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार में क्या क्या होगा उसको भी विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए टेंशन में, काफी सरल शब्दों में समझाए। आप सिर्फ सुनिए, देखिए भी नहीं, सिर्फ आप सुनिए मेरे बातों को, आप सुनिए, गौर सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ा है, ठीक है। इस तरह ये आपका राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार समाप्त हो गया, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इस समाप्त हो गया। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।